को मेरा सादा प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुणवत्ता शिक्षा का ग्रंथ में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1 में मैंने आपको ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में बताया था और ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है ये भी बताया था। तो अब थोड़ा सा आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 में हार्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें होता है एक आपका ब्लड, दूसरा होता है हार्ट और तीसरा होता है आपकी ब्लड वेसल्स। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, फिर हार्ट में किस तरह से सर्कुलेशन होता है और ब्लड वेसल्स कैसे काम करती हैं वो हम पार्ट 3 में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हार्ट से, लेकिन लास्ट में आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के पे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और उन क्वेश्चंस के आंसर भी जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2। चलिए, तो हार्ट जो है वो कहाँ से उसका ओरिजिन जो है वो एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है या मेसोडर्मल है? हार्ट जो है वो एक मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है, थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। देखिए, थोरेसिक कैविटी में जो आपकी चेस्ट कैविटी होती है उसी को थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। थोरेसिक कैविटी में भी 2 लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है और स्लाइटली ये टिल्टेड होता है लेफ्ट लंग की साइड को, इसीलिए हम यूजुअली कहते हैं कि लेफ्ट की तरफ को हमारा हार्ट है। हालांकि ये दोनों लंग्स के बीच में होता है, बट टिल्ट जो थोड़ा सा हमें देखने को मिलेगा वो लेफ्ट साइड को थोड़ा ज्यादा टिल्ट देखने को मिलता है। हार्ट पे एक मेम्ब्रेन होता है, पेरिकार्डियम जिसको कहते हैं। अभी मतलब पूरा हार्ट जो सराउंडेड रहता है एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, पेरिकार्डियम से। ये हार्ट को प्रोटेक्ट भी करती है और पेरिकार्डियम में फर्दर आपको आउटर पेरिकार्डियम और इनर सीरस पेरिकार्डियम देखने को मिलता है। ठीक है, इनर सीरस पेरिकार्डियम अपने आप में एक डबल लेयर है। पेरिकार्डियम तो आपको पता चल गया कि आउटर पेरिकार्डियम एंड इनर सीरस पेरिकार्डियम। इनर सीरस पेरिकार्डियम अपने आप में एक डबल लेयर है जिसमें आपको पेराइटल और विस्ट्रल लेयर देखने को मिलेगी। अब इसी पेराइटल और विस्ट्रल लेयर के बीच में हमें पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो देखने को मिलती है। इतना आपको समझ आ गया कि हार्ट को सराउंड करता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, आउटर पेरिकार्डियम, इनर सीरस पेरिकार्डियम। इनर सीरस पेरिकार्डियम अपने आप में ही एक डबल लेयर है जिसमें आपको पेराइटल एंड विस्ट्रल लेयर्स देखने को मिलती हैं। इन पेराइटल और विस्ट्रल लेयर्स के बीच में होती है पेरिकार्डियल कैविटी। अब इस पेरिकार्डियल का ये जो आपका विस्ट्रल लेयर है, ठीक है, पेराइटल और विस्ट्रल लेयर है, मोर एग्जैक्टली कहूं तो विस्ट्रल लेयर से अंदर को फिर मेन हार्ट शुरू होता है। और हार्ट की वॉल में 3 लेयर्स होते हैं जिनका नाम हम देते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। देखिए, एपिकार्डियम मोर एप्रोप्रिएटली आप बोल सकते हैं कि इनर सीरस का जो विस्ट्रल लेयर है वही कहीं ना कहीं आपके एपिकार्डियम को रिप्रेजेंट कर देता है। ये एक्सटर्नल लेयर होता है। ठीक है, आउटर एपिकार्डियम थिन सा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, जो एपिकार्डियम है थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और आउटर लेयर ऑफ हार्ट वॉल है, इतना तो हम समझ गए। और इसी को जो विस्ट्रल लेयर है ना सीरस मेम्ब्रेन का, कहीं ना कहीं वही फॉर्म कर रहा होता है एपिकार्डियम को। फिर आता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है इसमें मेन कार्डियक मसल्स होती हैं जो पंपिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, फिर आता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम एंडोथीलियम का एक थिन सा लेयर होता है, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। सब तो कनेक्टिव टिश्यू से बना है। तो आप समझ गए कि पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम में 2 लेयर्स हैं, आउटर पेरिकार्डियम, इनर सीरस पेरिकार्डियम। इनर सीरस पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स हैं, पेराइटल एंड विस्ट्रल। फिर विस्ट्रल जो है वो हार्ट का वॉल लेयर का एपिकार्डियम बनता है, उसके बाद मायोकार्डियम होता है और एंडोकार्डियम होता है। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 सुपीरियर ऊपर आपके लेफ्ट एंड राइट एट्रियम और 2 इंफीरियर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, राइट। चलिए, ये हार्ट जो है आपकी गाइटन की बुक से लिया गया है। ओके, इट हैज बीन दिस इमेज हैज बीन कॉपीड फ्रॉम योर गाइटन बुक। आई हैव टेकन इट फ्रॉम दैट बुक। ओके, सो देखिए, ये अवधांश से इस आपका जो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है उसी रेफरेंस बुक से जो है वो हार्ट का ये इमेज लिया गया है। ठीक है, अब जो आप इमेज देख पा रहे हैं, हार्ट आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी अभी क्या है
अभी अभी हार्ट को देखा है, अभी अभी हार्ट को पढ़ना शुरू किया है, ठीक है। तो देखिए ये है हार्ट, ध्यान से पहले हार्ट देख लीजिए, पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो देखेंगे। ये एट्रियम, ये ऊपर ऊपर क्या आ गया, ये एट्रियम आ गया, ध्यान, ये वाला क्या आ गया, एट्रियम। देखिए राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। फिर वेंट्रिकल देखते हैं, ये आ गया राइट वेंट्रिकल और ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल हैं, उनके बीच में देखते हैं क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व्स। क्या है उनके बीच में, ट्राइकस्पिड वेल्व्स है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कि राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में हमें ट्राइकस्पिड वेल्व देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखिए कि ये आप क्या पढ़ रहे हैं, ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और राइट एट्रियम के बीच में क्या नजर आ रहा है आपको, पल्मोनरी वेल्व, समझ गए। तो पल्मोनरी वेल्व प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, लेकिन ट्राइकस्पिड वेल्व आपको देखने को मिलता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। चलिए अब लेफ्ट में देखते हैं, तो मिट्रल वेल्व को हम और क्या कहते हैं, मिट्रल वेल्व को ही हम कहते हैं बाइकस्पिड वेल्व। तो राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है मिट्रल वेल्व, और यह ऑर्टिक वेल्व जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, खैर ये भी मुझे लेफ्ट वेंट्रिकल कहना चाहिए था, यहाँ सॉरी राइट वेंट्रिकल के बीच में, ये राइट एट्रियम के बीच में नहीं है। जो पल्मोनरी वेल्व है वो आपका राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है, वहीं ऑर्टिक वेल्व जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में है, समझ गए आप। फिर ये राइट हो गया इंफीरियर वीना कावा, यहाँ है ये सुपीरियर वीना कावा है, यहाँ ऑर्टा हो गया, ये हो गया आपके अहेड एंड अपर एक्सट्रीमिटी, और ये ट्रंक इंफीरियर वीना कावा का ट्रंक, और ये लोअर एक्सट्रीमिटीज हो जाती हैं, ठीक है। चलिए ये आपका पूरा क्लियर हो गया। ये पल्मोनरी वीन है, पल्मोनरी वीन देख सकते हैं आप, कहाँ ब्लड लेके आएगी, देखिए लेफ्ट में लेके आ रही है ना। ये नेमिंग आपने ध्यान से देख ली, अच्छे से एक बार फिर से देख लेंगे। अब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आपको एक एक पॉइंट जो है वो बहुत क्लियर और बहुत अच्छे से जो है वो आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको उसमें कि अरे ये कैसे हो गया या वो कैसे हो गया, ठीक है। तो चलिए देखिए, 3 वीन्स जो हैं वो ब्लड को पोर करती हैं राइट एट्रियम में, ध्यान से सुना क्या कहा मैंने, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाला जाता है। राइट एट्रियम में कैसा ब्लड डाला जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो 3 वीन्स राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डालती हैं, और उन 3 वीन्स का नाम है सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा एंड कोरोनरी साइनस, ये नाम है उन 3 वीन्स का। अब राइट और लेफ्ट एट्रियम जो हैं दोनों इंटर एट्रियल सेप्टम से डिवाइडेड होते हैं। चलिए एक बार आपको पीछे ले चलते हैं, ये है आपका इंटर एट्रियल सेप्टम यहाँ पे रहता है, ठीक है, क्या रहता है, इंटर एट्रियल सेप्टम रहता है, ठीक। अब इस सेप्टम में जो है वो एक फोसा ओवैलिस, एक डिप्रेशन सा होता है जिसको फोसा ओवैलिस कहते हैं, जो पीछे आपने डायग्राम में नहीं देखा, ठीक है। राइट एट्रियम में क्या है, जल्दी से बताइए, राइट एट्रियम में 3 वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा एंड कोरोनरी साइनस। अगर आपको नहीं पता है कोरोनरी साइनस क्या होता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे, ठीक है, कि मैम प्लीज हमें बताइए कोरोनरी साइनस क्या होता है, ठीक है। चलिए प्लीज नहीं बोलना होगा तो आप यही बोल सकते हैं कि हमें बताइए कोरोनरी साइनस क्या होता है। अब इंटर एट्रियल सेप्टम जो कि 2 एट्रियम के बीच में है, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में है, उस पर एक डिप्रेशन होता है फोसा ओवैलिस। अब फोसा ओवैलिस जो है वो फोरामेन ओवेल का एक रेमिनेंट होता है, रिमेनिंग पार्ट होता है। अब आप पूछेंगे कि फोरामेन ओवेल क्या है, तो फोरामेन ओवेल एक्चुअल में जो फीटस का हार्ट होता है उसमें इंटर एट्रियल, वहां एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है तो वहां पे एक ओपनिंग होती है फोरामेन ओवेल, और वो जन्म के बाद यूजुअली बंद हो जाता है, ठीक है। अब वो बंद हो जाता है तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको हम क्या कहते हैं, फोसा ओवैलिस, समझ गए आप। बच्चों का जो हार्ट होता है, बच्चों का जो हार्ट होता है उनके हार्ट में 2 एट्रियम में जो सेप्टम है उस पे फोरामेन ओवेल होता है, पर वो जन्म के बाद ही
क्या कर देता है, बंद हो जाता है। बच्चों का मतलब बिल्कुल फीटस वाली स्टेज पे है ना, तो वो जन्म के बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वहां पे जो रिमेनिंग हिस्सा उस फोरामेन ओवेल का बंद होने के बाद बच गया, उसको हम क्या कहते हैं, फोसा ओवेलिस। क्या कहते हैं हम उसको, फोसा ओवेलिस हम उसको कहते हैं। चलिए ठीक है। ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, समझिए, पहले भी हमने पढ़ा। अब राइट वेंट्रिकल जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेटेड होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। जैसे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से सॉरी राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से सेपरेटेड है इंटर एट्रियल सेप्टम से, वैसे ही दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो कि हैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, उनके बीच में होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये क्या करते हैं, पंप करते हैं। जो राइट वेंट्रिकल्स हैं वो सेपरेटेड होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और राइट वेंट्रिकल जो हैं वो ब्लड पंप करते हैं कहाँ, पल्मोनरी ट्रंक में। किसके थ्रू, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक एक लार्ज आर्टरी होती है जो फर्दर डिवाइड करती है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, तीन पल्मोनरी वीन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में डाल रही थी। तो 4 पल्मोनरी वीन्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ डालती हैं, 4 पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डालती हैं लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, 4 जो हैं वो 4 पल्मोनरी वीन्स, 2 हर एक से आएंगी, 2 आएंगी ईच लंग से, 2 लंग्स होते हैं, 2 हर एक लंग से आएगी। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सबसे थिकेस्ट चैम्बर होता है। ठीक है, ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है ऑर्टिक वेल्व में, तो वेल्व से होते हुए असेंडिंग ऑर्टा में। तो ये याद रखना है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया और आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, वहां कौन कौन से वेल्व्स जो थे वो प्रेजेंट थे। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर देखिए, अब हार्ट पे कुछ फाइबर्स होते हैं कॉर्डेई टैंडिनई। क्या होते हैं, कॉर्डेई टैंडिनई, जरूर आपने पढ़ा होगा। तो कॉर्ड्स लाइक टेंडन्स होते हैं जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व फ्लैप से जुड़े होंगे। ध्यान से सुनिए, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व कहते हैं। तो ये कॉर्डेई टेंडिनई उन्हीं एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व फ्लैप के साथ जुड़े होंगे। ये क्या करते हैं, कॉर्डेई टेंडिनई पैपिलरी मसल्स होती हैं, उन पैपिलरी मसल्स को कनेक्ट करते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व से। याद रखेंगे, कॉर्डिनई टैंडिनई जो हैं वो फाइबर्स होते हैं जो पैपिलरी मसल्स को ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व से कनेक्ट करते हैं। दोनों कॉर्डी टेंडिनई एंड पैपिलरी मसल्स जो हैं वो उन वेल्व्स को उनकी पोजीशन पे ऐसे पकड़ के रखते हैं। ठीक, अगर कस्प जो हैं, जो कस्प्स हैं, है ना, जो उन वेल्व्स के कस्प्स हैं, अगर उनको एंकर नहीं किया जाएगा तो वो क्या कर देंगे, ऐसे जैसे छाता उड़ जाता है ना, उसकी तरह वो पीछे को एट्रियम की तरफ को चले जाएंगे। ठीक है, वेल्व तो अब मतलब वो बंद नहीं हुए, बंद नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, बैक फ्लो होगा ब्लड का कि नहीं होगा। याद रखेंगे कि अगर कस्प को एंकर नहीं किया जाएगा तो वो एट्रियम में चले जाएंगे, दे विल बी ब्लोन इनटू द एट्रियम, बिल्कुल वैसे ही तरीके से जैसे कि छाता जो है वो उड़ता है इनसाइड आउट। इनसाइड आउट छाता उड़ता है ना जब हवा चलती है, तो अंदर को बाहर को। ठीक है, तो वैसे ही अगर कॉर्डिनई टेंडिनई जो हैं और पैपिलरी मसल्स जो हैं वो इन वेल्व्स को एंकर नहीं करेंगे तो ये भी ऐसे अंदर बाहर जो हैं वो होते रहेंगे। ठीक है, तो सही तरीके से जो है वो आपका ब्लड पंप नहीं हो पाएगा। अब हार्ट का वेल्व्स और सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो होते हैं उनका काम होता है कि ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन रखना है फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स। हमारे पास कितने पेयर होते हैं, हमारे पास 2 पेयर ऑफ वेल्व्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, when semilunar valves maintain the unidirectional flow, कहाँ पे, वेंट्रिकल और एट्रिया के बीच में जो फ्लो बना के रखते हैं वो होते हैं सेमील्यूनर वेल्व्स। सेमील्यूनर वेल्व्स के एक पेयर है
जिसमें एक ऑर्टिक आता है। ऑर्टिक में आपका जो ऑर्टिक वाल्व होगा वो कहाँ पे होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा के बीच में। पल्मोनरी वाल्व्स जो हैं वो कहाँ हैं, पल्मोनरी वाल्व्स जो हैं वो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है या पल्मोनरी ट्रंक के बीच में है। तो इन्हीं को ऑर्टिक और पल्मोनरी वेल्स को ही सेमी ल्यूनर वेल्स कहा जाता है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सेमी ल्यूनर वेल्स जो हैं वो ओपन होते हैं। क्यों, क्योंकि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर होता है वो आर्टरीज के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। अल्टीमेटली जो ब्लड का फ्लो है वो वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक या ऑर्टा में होता है, इन ऑर्टिक और पल्मोनरी वेल्स के थ्रू। तो कब वेंट्रिकल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो वेंट्रिकल्स जो हैं वेंट्रिकल का प्रेशर एक्सीड करेगा आर्टरी के प्रेशर से और ब्लड जो है वो फ्लो करेगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं तो ब्लड जो है वो बैक फ्लो कर सकता है हार्ट में, और इसी ब्लड फ्लो को प्रिवेंट कर देते हैं सेमी ल्यूनर वेल्स, क्योंकि वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कार्डियक मसल्स जो हैं, अब दूसरे आपको भी पता है कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्स होते हैं। ठीक है, जो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो आपके एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स जो हैं वो आपके मेन कौन से आते हैं, आपके आ जाते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व। ठीक है, चलिए कार्डियक मसल्स जो हैं वो ऑटोरिथमिक मसल्स हैं। इसका क्या मतलब है कि वो मतलब वो सेल्फ एक्साइटेबल हैं। ये इसमें जो आपको देखने को मिलेगा मसल फाइबर्स देखने को मिलेंगे वो खुद से एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, और कंडक्शन के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं वो है एसए नोड, जिसको हम साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, और पेस मेकर ऑफ हार्ट भी एसए नोड होता है। दूसरा आता है एवी नोड जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजे फाइबर्स। देखिए कार्डियक एक्शन पोटेंशियल जो है वो शुरू होता है एसए नोड पे। एसए नोड जो है वो राइट एट्रियल वॉल पे प्रेजेंट होता है। पोजीशन याद हो गई, एसए नोड कहाँ है, राइट एट्रियल वॉल पे है, और कार्डियक एक्शन पोटेंशियल शुरू भी एसए नोड करता है। एसए नोड 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है 1 मिनट में। अगर हमारी हार्ट बीट की बात की जाए तो वो भी 70 to 75 टाइम्स ही है पर मिनट। एवरेज पे हम लेते हैं 72 टाइम्स पर मिनट। अगर एसए नोड काम नहीं कर पाता है तब भी हार्ट जो है वो बीट करेगा, क्योंकि एवी नोड भी इंपल्सेस को जनरेट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए बट बीट जो होगी एवी नोड से जो हार्ट बीट होगा वो बहुत स्लो हो जाएगा। अब वो तो प्रॉब्लमेटिक है, तो उसको हम सही कर सकते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर का यूज करके। आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है जब इम्प्लांट कर दिया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को जनरेट कर देता है। ठीक है, बॉडी में हर 0.8 सेकेंड्स के बाद। एक्शन पोटेंशियल ऐसे जो नॉर्मली एसए नोड जनरेट कर रहा है वो फाइनली गैप जंक्शन से होता हुआ एवी नोड पे पहुंच जाता है। एवी नोड इंटर एट्रियल सेप्टम पे है। एवी नोड कहाँ है, इंटर एट्रियल सेप्टम पे है। एसए नोड कहाँ है, राइट एट्रियल वॉल पे है। ठीक है, एवी नोड से एक्शन पोटेंशियल एंटर करता है बंडल ऑफ हिस में। अब ये जो बंडल ऑफ हिस जो है ये वो साइट है जहां से एक्शन पोटेंशियल जो है वो एट्रियम से वेंट्रिकल्स में मूव कर जाता है। ये बंडल ऑफ हिस जो है फर्दर लेफ्ट एंड राइट बंडल्स में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे आगे। ठीक, फिर ये बंडल ऑफ हिस ही जो है एक्सटेंड होके बनाते हैं पर्किंजे फाइबर्स। ठीक, जो पूरे वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम जो है, पूरी जो आपकी मसल्स हैं वेंट्रिकल्स में, उनमें पर्किंजे फाइबर्स जो हैं वो फैल जाते हैं। तो इस तरह से एसए नोड से पूरे हार्ट में, वेंट्रिकल्स में भी, ठीक है, और आपका ऊपर वाला हिस्से में भी, पूरे के पूरे हार्ट में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगी। स्टिमुलस मिलेगा और क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो ये पर्किंजे फाइबर जो हैं ये एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करते हैं हार्ट के एपेक्स से
टू द रिमाइंडर पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, पूरे मतलब ये समझ लो कि पूरे हार्ट में पहुंचा देते हैं। समझ गए आप? तो इस तरह से जो है वो पूरे हार्ट में क्या होगा, स्टिमुलस चला जाएगा और क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इतना आप समझ गए या नहीं समझे? तो इतना समझने के बाद ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इससे आगे हम पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तब तक के लिए आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, ठीक है? चलिए, आपका टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है? आपका क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ओके, टाइम खत्म हो गया। तो ब्लड में कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं? सही जवाब है 13। टोटल कितने? 1 to 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो ब्लड में पाए जाते हैं, जिनमें से जो क्लॉटिंग फैक्टर 6 होता है वो कोई फैक्टर नहीं है, हाइपोथेटिकल फैक्टर है, ठीक है? तो ए नहीं सही आंसर है। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हुई है, ए नहीं, आपका सही जवाब है डी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, विटामिन के सभी ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। विटामिन सी जो है वो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा है जो क्लॉटिंग फैक्टर 1 है? फाइब्रिनोजन जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर 1 होता है, ध्यान से सुनिएगा। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर 13 होता है। हेजमैन फैक्टर जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर 12 है, ठीक है? हेजमैन फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर 12 है। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर 13 है। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर 1 है। इसका सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में।
ओके, तो इनमें से कौन सा है जो इंटरफेयर कर सकता है विटामिन के फंक्शन से? कॉमेरिन, कॉमेडिन, डाइक्यूमेरोल, तीनों के तीनों। कॉमेडिन और डाइक्यूमेरोल जो है कॉमेरिन के ही टाइप हैं और ये इंटरफेयर करते हैं विद द फंक्शन ऑफ विटामिन के, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सही आंसर है डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 2 है, ये सही बात है। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लास्टिन एंटीसीडेंट को ही एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी भी कहा जाता है, ये भी सही है। सोडियम सिट्रेट जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है टेस्ट ट्यूब्स में, ये भी सही है। कैल्शियम आयन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, ये गलत है। कैल्शियम आयन जो है वो आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 4 होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मोस्टली जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं लीवर में, तो सही आंसर है ए। तो इसके साथ आपने देखिए हार्ट के बारे में भी बहुत अच्छा जानकारी आपको मिल गई है और क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में भी आपने बहुत कुछ सीखा है आज, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। और अगर आप चाहते हैं CSIR नेट जून 2021 के लिए प्रिपेयर करना तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिटेल जो है पेड क्लासेस का आपकी स्क्रीन पे है, इससे भी आपको कम पे करना पड़ेगा अगर आप यूज करते हैं कोड नेहा, जो कि नेहा तनेजा मैम का कोड है। जाइए उनको अनअकैडमी पे फॉलो करिए एंड शी विल बी अ ग्रेट मेंटोर। लेकिन उसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकॉन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप कहीं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप जहां हमसे जुड़ना चाहेंगे जुड़ सकते हैं। चलिए ध्यान रखिए, बाय बाय।